विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। आप पहली और बूझो से तो अपनी पुरानी कक्षाओं में मिले ही हैं। इस अध्याय में हम खोजी और पूछो से मिलेंगे, जो आपके लिए गणित की बहुत ही रोचक कहानी लेकर आ रहे हैं, जिससे हम इतिहास की भी चर्चा करने वाले हैं। क्या आप उत्साहित हैं खोजी और पूछो के साथ गणित के इतिहास के बारे में जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पूछो, एक बात बताओ, हमें गणित की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जब बाजार से तुम केले लेने जाते हो तो उसे गिनते हो या फिर ऐसे ही ले आते हो? अरे बिल्कुल गिनती हूँ मैं। ऐसे ही गणित का आविष्कार हुआ था, चीजें गिनने के लिए। गिनती से मतलब है घटाना, गुणा तथा भाग, जिसे हमने विभिन्न तरीकों से विकसित किया है और इसे हम बीजगणित कहते हैं। ये तो बहुत ही रोचक बात बताई तुमने। ऐसे तो मैं रोज बीजगणित का उपयोग करती हूँ। सही कहा तुमने। पूछो, एक बात बताओ, क्या गणित में बस बीजगणित ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गणित के माध्यम से हम चीजों को मापते भी हैं, और जब चीजों को मापने की बात आई तो हमने पहले जमीनों को मापने की कोशिश की। बीजगणित के अलावा गणित में ज्यामिति का भी अध्ययन किया जाता है। शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रिन का अर्थ है मापना। मतलब ज्यामिति की शुरुआत ही जमीन को मापने से हुई थी। कुछ ऐसा ही है। तुम्हें पता है, खोजी गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया, चाहे वह मिस्र के लोग हो या चीन के या भारत के। इन सभ्यताओं के लोगों को उनके दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति का उपयोग करने की जरूरत पड़ी, और ऐसे ही ज्यामिति का विकास हुआ। पूछो, मतलब यह है कि पहले के लोग भी ज्यामिति का प्रयोग करते थे? बिल्कुल। तुमने इतिहास में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा है ना। मुझे मेरे इतिहास के अध्यापक ने अच्छे से पढ़ाया था। कहा जाता है कि वे काफी संगठित समाज था और उनके शहर काफी विकसित थे और ढंग से बने हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी सड़कें परस्पर समांतर थी तथा भूमिगत नालियां भी व्यवस्थित थीं। सही कहा तुमने। इन सब से यह पता पड़ता है कि ज्यामिति का प्रयोग विश्व में हर जगह हो रहा था। लेकिन यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे था? क्या ये लोग फोन पे बात करते थे या चिट्ठियां लिखते थे एक दूसरे को? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक या तो मौखिक रूप से जाता था या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों द्वारा। फिर अब जो हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं, क्या वह ऐसे ही आई है, ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक हुए हैं यूक्लिड। उस समय तक ज्ञात गणित के संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे संगठित किया।
उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। इन पुस्तिकाओं में समस्त विश्व में ज्योमेट्री संबंधी ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। अरे वाह, मुझे भी ऐसी किताब लिखनी है जिसमें ज्यामिति संबंधी सभी प्रश्न के जवाब मिल जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख लेना। उसके लिए पहले तुम्हें यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। अरे वाह, मैं तो इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने परिचय भाग में देखा है कि कुछ गुणों के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्पष्ट सार्वभौमिक सत्य थे। इसीलिए यूक्लिड ने इन गुणों को 2 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया। पहला गुण, धारणाएं जो पूरी तरह से ज्योमेट्री पर आधारित थी। दूसरा गुण, धारणाएं जो सामान्य गणित पर आधारित थी और विशेष रूप से ज्योमेट्री पर आधारित नहीं थी। आइए यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों की चर्चा करें। पहला अभिग्रहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि a बराबर b है और a बराबर c है, तो b बराबर c होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा अभिग्रहित, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। आइए हम इस अभिग्रहित को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहां पर a बराबर b है और c बराबर d है। यदि a में c और b में d जोड़ा जाए तो हम देखेंगे कि a और c का जोड़ b और d के जोड़ के बराबर है। और जो भी हमने कुछ समझा है उसका लिखित रूप कुछ इस प्रकार है। क्या आप अपने दैनिक जीवन के अवलोकन से अभिग्रहित 2 के उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए यहां एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्तों में से प्रत्येक के पास 4 टॉफियां हैं। अब उन्हें 2 और टॉफियां मिल जाती है, तो अब दोनों दोस्तों के पास कितनी टॉफियां हैं? प्रत्येक के पास कुल 6 टॉफियां हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास टॉफियों की संख्या समान है। अतः यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब अपने दैनिक जीवन से कुछ और उदाहरण प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम तीसरा अभिग्रहित देखते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। आइए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। a बराबर b है और c बराबर d है। यदि AC वाले हिस्से में से c और BD वाले हिस्से में से d अलग कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि a माइनस c बराबर b माइनस d होगा। और जो भी हमने कुछ समझा है उसका लिखित रूप कुछ इस प्रकार है। अभिग्रहित 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। आइए इस अभिग्रहित के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहां हम देख सकते हैं दोनों तरफ 2-2 आकृतियां हैं। यदि पहली आकृति को दूसरे पर आरोपित किया जाए तो ये उसे पूरी तरह ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं दोनों आकृतियां बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो आपस में एक दूसरे के संपाती होती है, वे एक दूसरे के बराबर होती है। चलिए अब हम देखते हैं अभिग्रहित संख्या 5। पूर्ण अपने बाग से बड़ा होता है। यह बहुत ही स्पष्ट सी बात है। आइए देखें कि कैसे।
यहाँ पर एक वृत्त दिया है। यदि इसका एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि पूर्ण वृत्त अपने हिस्से से सदा बड़ा ही होगा। हम अपनी दिनचर्या से अभिग्रहित 5 का एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पानी का एक जग है और यदि हम जग से थोड़ा पानी निकाल देते हैं तो जग में शेष पानी की मात्रा पिछले वाले से कम हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपके पास केक है और आपका एक मित्र आपसे केक का एक छोटा टुकड़ा मांगता है और आप उसे केक का एक छोटा टुकड़ा दे देते हो, तो तुम दोनों में से किसके पास ज्यादा केक है? स्पष्ट रूप से आपके पास। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अभिग्रहित 6, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि a बराबर b है तो 2a बराबर 2b होगा। आइए इस अभिग्रहित को समझते हैं। यदि a बराबर b है, a में a और b में b जोड़ने पर हम देखेंगे कि 2a बराबर 2b है। अतः एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अभिग्रहित 7, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं a बराबर b है तो a का आधा b के आधे के बराबर होगा। अर्थात यदि a बराबर b है तो 1/2a बराबर 1/2b के बराबर होगा। आइए हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि हम तरबूज को बीच से काटते हैं तो कटे हुए दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि अब हम अभिग्रहितों से परिचित हैं, तो आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, क्या पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह से छोटा होता है? जी हाँ, क्योंकि यूक्लिड का अभिग्रहित 5 कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यहां पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह का एक भाग है, अतः पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह से छोटा होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? आइए इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यूक्लिड के अभिग्रहित 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, से हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। चलिए अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। दी गई आकृति में दोनों बच्चों के पास एक एक गुब्बारा है। इसका मतलब है कि उनके पास गुब्बारों की संख्या समान है। अब दोनों बच्चों को एक और गुब्बारा मिल जाता है, फिर से उनके पास बराबर गुब्बारे हो जाते हैं। यहां यूक्लिड का कौन सा अभिग्रहित प्रयोग हो रहा है? यहां यूक्लिड के छठे अभिग्रहित का प्रयोग हो रहा है, जो इस प्रकार है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यदि a बराबर b है तो 2a बराबर 2b होगा। पहले उनके पास एक एक गुब्बारा था, उसके बाद उनके पास गुब्बारों की संख्या दोगुनी हो गई, अतः एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि गणितज्ञ यूक्लिड ने गुणों को 2 श्रेणियों में वितरित किया था, अभिग्रहित और अभिधारणा। हमने यूक्लिड के अभिग्रहित के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। अब हम यूक्लिड के अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड की कुल
5 अभिधारणाएं हैं। अभिग्रहितों की तरह ही इन अभिधारणाओं को भी सत्य माना जाता है। आइए पहली अभिधारणा से शुरू करें। पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक सीधी रेखा अवश्य खींची जा सकती है। इस आकृति में हम देख सकते हैं कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींच सकते हैं। उपरोक्त अभिधारणा एक अभिग्रहित पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यदि हम इन बिंदुओं को P और Q नाम देते हैं, तो हम P और Q से होकर जाने वाली बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। P से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो Q से होकर भी जाती है? केवल एक, जो कि रेखा PQ है। अब Q से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं ऐसी है जो P से होकर भी जाती है? केवल एक, जो कि रेखा PQ है। इस प्रकार यह कथन कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यह स्वतः स्पष्ट है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए अब हम दूसरी अभिधारणा देखते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आजकल हम एक शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। चलिए अब हम तीसरी अभिधारणा देखते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए A कोई एक बिंदु है। अब एक रेखाखंड AB खींचिए। अब AB की सहायता से एक वृत्त खींचिए। हम देखेंगे कि A वृत्त का एक केंद्र है और AB उस वृत्त की त्रिज्या है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिधारणा 3 सत्य है, जो कहता है कि किसी को भी केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चलिए अब हम चौथी अभिधारणा देखते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस कथन से यह बहुत स्पष्ट है कि यदि हम दो समकोण खींचते हैं तो वे एक दूसरे के अनुरूप होंगे। इसका अर्थ है कि सभी समकोण समान होते हैं। चलिए अब हम पांचवी अभिधारणा देखते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यह अभिधारणा कठिन प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहां पर दो रेखाएं AB और CD है और PQ रेखा इन दोनों रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि PQ के बाईं ओर के अंतःकोण 1 और 2 का योग 180 डिग्री से कम है, अर्थात कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से कम है। और यदि हम रेखाओं AB और CD को बाईं ओर बढ़ाते हैं तो वे अंततः एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब इस उदाहरण में क्या होगा यदि हम दाईं ओर के अंतःकोण को लेते हैं, अर्थात कोण 3 और कोण 4। यहाँ कोण 3 और कोण 4 का योग 180 डिग्री से अधिक है। यदि हम रेखाओं AB और CD को दाईं ओर बढ़ाते हैं तो क्या वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं।
जैसे हम रेखाओं को दाईं ओर बढ़ाते हैं, हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि दाईं ओर रेखाओं को बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 180 डिग्री से कम होता है। क्या आपने देखा कि अभिधारणाएं 1 से 4 इतनी सरल और स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन इनकी तुलना में अभिधारणा 5 कुछ अधिक जटिल है। इसीलिए हम अभिधारणा 5 को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक समतुल्य रूपांतरण पढ़ेंगे। इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण हैं। इनमें से सबसे आसान है प्लेफेयर का अभिग्रहित, जो कहता है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। यदि L एक रेखा है और P कोई एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है, तो हम बिंदु P से होकर केवल एक रेखा खींच सकते हैं जो L के समानांतर होगी। अब आइए उपरोक्त कथन का खंडन करने का प्रयास करते हैं। L के समांतर और रेखाएं खींचने का प्रयास करें। हम देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी रेखा M को छोड़कर रेखा L के समांतर नहीं है। अतः प्लेफेयर अभिग्रहित कहता है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। कृपया करके आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम अभिधारणाओं से संबंधित कुछ उदाहरणों की चर्चा करें, लेकिन पहले इस प्रश्न पर विचार करें। हम एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए एक बिंदु लेते हैं और रेखाएं खींचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए P कोई एक बिंदु है। बिंदु P से होकर रेखाएं खींचिए। हम देखते हैं कि हम जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात बिंदु P से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अब हम दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? फिर से हम दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन केवल एक ही रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती हो। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दी हुई आकृति में दोनों रेखाएं L और M दाईं ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि या तो कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से कम है, या फिर कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से ज्यादा है। उपरोक्त कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प, यानी कि कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से कम है। अभिधारणा 5 के अनुसार, जो इस प्रकार है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ रेखाएं L और M दाईं ओर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः कोण A प्लस कोण 2 180 डिग्री से कम है, यानी विकल्प पहला सही है। यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएं और अभिग्रहितों को देने के बाद इनका प्रयोग
अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। फिर इन परिणामों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तर्कण द्वारा कुछ और परिणामों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य या प्रमेय कहलाती थी। अभिग्रहित और अभिधारणा को मिलकर प्रमेय प्राप्त हुआ। आइए आगे आने वाले उदाहरणों में देखें कि यूक्लिड ने कुछ परिणामों को सिद्ध करने के लिए अपनी अभिग्रहितों और अभिधारणाओं का किस प्रकार प्रयोग किया। पहला उदाहरण, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC बराबर AC होगा। यहां हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस BC बराबर AC होगा। यदि हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि दी गई आकृति में AB प्लस BC के साथ AC संपाती है। साथ ही यूक्लिड का अभिग्रहित 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। और यहाँ क्योंकि AB प्लस BC के साथ AC संपाती है, अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर AC होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। प्रमेय 5.1, 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। आइए इस प्रमेय का विश्लेषण करें। 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि 2 रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि L और M 2 रेखाएं हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। लेकिन यदि हम दोनों रेखाओं को दाईं ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब यदि रेखाएं L और M परस्पर समांतर हैं तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अतः हम कह सकते हैं कि 2 रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब जब हमने प्रमेय को समझ लिया है तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। थोड़े समय के लिए यह मान लीजिए कि ये 2 रेखाएं 2 भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार 2 भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाली आपके पास 2 रेखाएं L और M हो जाती है। परंतु यह कथन अभिग्रहित 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः हम जिस कल्पना से चले थे कि 2 रेखाएं 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, गलत है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष निकालने पर बाध्य हो जाते हैं कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। चलिए अब हम NCERT अभ्यास 5.1 के कुछ प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। यहां हमें दिया गया है कि AB एक रेखा है और एक बिंदु C है जो A और B के बीच इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है। हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB होगा। चूंकि हमें दिया है AC बराबर BC है, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। क्यों? क्योंकि यूक्लिड का अभिग्रहित 2 कहता है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। AC बराबर BC, यदि AC में AC और BC में भी AC जोड़ा जाए तो ये दोनों जोड़ एक दूसरे के बराबर होंगे। अतः गणितीय रूप से हम इसे लिख सकते हैं AC बराबर BC, जो कि हमें दिया है AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC।
अभिग्रही 2 कहता है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। चूंकि AC प्लस BC बराबर AB है, अतः 2AC बराबर AB होगा, यानी कि AC बराबर 1/2 AB होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।